No one can conquer death. I will. I will conquer it. आज मैं आपका एक ऐसे आदमी से परिचय कराने वाला हूँ जिसके अपने छोटे भाई की मंगेतर पर अच्छी नजर है। वो अपनी होने वाली बहू के साथ नाचता है, उसे मोलेस्ट भी करता है और तो और उसके साथ स्लीप टुगेदर भी करना चाहता है। पर ये तो उसका पार्ट टाइम जॉब है। पर उसका असली मकसद डेथ पर विजय प्राप्त करनी है। वो मृत्यु को अपनी दासी बनाना चाहता है। तो क्या आप ऐसे आदमी का नाम सुनना चाहोगे? तो सुनो। Victor Frankenstein. मैंने इस वीडियो को 3 हिस्सों में काटा है। पहले हिस्से में फ्रैंकेनस्टाइन मूवी कहानी की बात करेंगे। इसके दूसरे हिस्से में विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की बात करेंगे कि वो मूवी में और वास्तविक जीवन में कैसा था। और इसका तीसरा हिस्सा विक्टर के क्रीचर के ऊपर है। क्या वाकई में वो क्रीचर शैतान था या मासूम? उसका एक संवाद जो उसकी व्यथा बताता है। It would hunt you and kill you just for being who you are. और उसकी एक प्रेम कहानी भी है जिसे हम करीब से देखने वाले हैं। पर इस लड़की के लिए मुझे कुछ कहना है। किसी एक का तो हो। और हाँ, मैं इस क्रीचर की जिसका नाम मैंने और मेरी सहेली ने एडम रखा है, उसकी माइंड ब्लोइंग सिमिलरिटीज में हमारे भारतीय अश्वत्थामा से मिलाने वाला हूँ, जिसे देख कर और सुन कर आप दंग रह जाओगे। पर उससे पहले ये भाइयों का प्यार देखो। दो दिल मिल रहे हैं। इंट्रोडक्शन। कहानी खुद को 1857 के फर्दर मोस्ट नॉर्थ की बर्फीली चादर से चालू करती है। फर्दर मोस्ट नॉर्थ शब्द का अर्थ होता है कि उत्तर से उत्तर दिशा में एक वस्तु स्थित है जो उत्तर से बहुत दूर है। जैसे कि रॉयल डेनिश जहाज जो फर्दर मोस्ट नॉर्थ की बर्फ में फंस गया भाई। उसका कप्तान यानी कि एंडरसन, जिसे मैरी सेली ने रॉबर्ट वॉल्टन बताया है, वो इस जहाज से उत्तरी ध्रुव पर जाना चाहता है, पर बाकी लोगों की फटी पड़ी है। उन्हें लगता है हम यहीं न मर जाए। तो कप्तान उन्हें कुछ इस तरह से मोटिवेट करता है। क्या है मृत्यु? ठंडा पानी पीने के बाद जो दांतों में झंझनाहट होती है वो है मृत्यु। मुतने जाए और शरीर ठंड से कांपने लगता है वो है मृत्यु। सुबह धोने के लिए ठंडा पानी मिले तब आ जाती है मृत्यु। और मैं उसी मृत्यु को हराने तुम लोगों को यहाँ लाया हूँ। बोलो मेरे साथ आएगा कौन? जोक से हटकर, क्या तुम्हें पता है 1857 के भारत में क्या हो रहा था? बोलो बोलो, टेल टेल। नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसे शहीद मंगल पांडे ने चिंगारी देने का काम किया था चर्बी वाले कारतूस से। जय हिंद। खैर खैर खैर, कप्तान अपनी फुट फेटिस पूरी कर ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ फूटने की आवाज आती है। जूनियर कप्तान, कैप्टन 2 मील दूर डायनामाइट फटा है। तो इनकी जानने वाली जिज्ञासा इन्हें यहाँ लेकर आती है। कप्तान को यहाँ बहुत सारा रक्त ब्लड खून दिखता है। जूनियर, कैप्टन सभी कुत्ते तो सही सलामत है, फिर एक खून किसका है? मेरी सहेली ने एक कुत्ते को छोड़कर सभी को मार दिया था। खैर, तभी उन्हें घायल बेहोश आदमी हाथ लगता है जिसका एक पैर नकली है। लिटरली मुझे याद आ गया, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। खैर, ये लोग सोचते क्यों ना हम सभी मिलकर इस आदमी को जिस्म की गर्मी दे। ये लोग सोच ही रहे होते कि तभी इन्हें खौफनाक भयानक कान गान दोनों फाड़ देने वाली आवाज सुनाई देती है। ओ वाह, क्या है? अब क्या करें? सबसे पहले इस आदमी को जहाज पर चढ़ाते हैं, ठीक है। फिर कैप्टन से बोलते हैं, कैप्टन तुम अपने आदमियों को राइफल से के साथ तैयार रखना। ओह माय गॉड, वो तो आ रहा है। ये तो इंसान जैसा लग रहा है। क्या इंसान है? किसको खबर कौन है वो, अनजान है। कैप्टन हमला। तभी कैप्टन के आदमी लोग उस पर गोलियां चलाते हैं, पर गोलियां उस पर कोई खास असर नहीं कर रही। ये देखकर कैप्टन सभी को जहाज पर चढ़ने का आदेश देता है। जब तक ये लोग चढ़ते हैं तब तक तुम उसकी ताकत देखो। खैर, वो चीज भी जहाज पर चढ़ जाती है। उसे वो आदमी चाहिए। कैप्टन जूनियर से ब्लंडर बस लाने को बोलता है। वाओ,
क्या माल है यार। वो चीज उस आदमी को विक्टर करके संबोधित करती है और तभी जूनियर ब्लंडर बस से उस चीज पर हमला करता है। ब्लंडर बस का पावर उस चीज को जहाज से नीचे गिरा देता है। क्या लगता है मर गया? नहीं, वो हिलाकर उंगलियां फिर से खड़ा हो जाता है। कैप्टन सीढ़ी को ऊपर खींचने का आदेश देता है और सीढ़ी ऊपर खींच ली जाती है। अब क्या करेगा तुम्हारा शैतान? तभी कैप्टन ब्लंडर बस लेकर उसे बर्फ में चलाता है, जिससे उस चीज के आसपास की बर्फ दम तोड़ने लगती है और ना चाहते हुए भी वो चीज बर्फ में जल समाधि ले लेती है। बहती हवा सा था वो। फिर इसके बाद उस आदमी और कैप्टन के बीच लंबी दौर की वार्ता चालू होती है, जिसमें वो आदमी कहता है, वादा करो अगर वो वापस आया तो तुम मुझे उसे सौंप दोगे। What manner of devil made him? वो आदमी अपना नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन बताता है। मुझे ये नाम मेरे बाबूजी ने दिया था। वैसे मेरी शैली के पति पर्सी शैली का एक नाम या उपनाम विक्टर भी था। इसके अलावा जॉन मिल्टन ने अपने महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट में देवता को द विक्टर कहा है। ये वही है जिसने स्वर्ग से आग चुरा कर इंसानों को दी थी। और मेरी शैली जॉन मिल्टन के महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट से काफी हद तक प्रभावित थी। खैर, विक्टू का फ्लैशबैक अपनी मोम के साथ चालू होता है, जिनकी चलने की आदत काफी निराली है। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन सूर्यवंशी अपने माँ के बहुत करीब होता है, जिसका नाम क्लेयर है। और इत्तेफाकन मेरी शैली की सौतेली बहन का नाम भी क्लेयर होता है, जो बाद में उनकी सौतन बनना चाहती थी। खैर, विक्टर के पिता एक प्रख्यात सर्जन थे, जो विक्टर को पढ़ाते भी थे और जवाब नहीं देने पर मारते भी थे। ये कौन सी बड़ी बात है, हमारे पिताजी भी हमें मारते थे। ये सीन देखो, यहाँ विक्टर के पिता की उम्र 55 से 60 वर्ष की होगी। अच्छा, उसकी मोम की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच होगी। ठीक है। और विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन सूर्यवंशी की उम्र 14 से 15 साल की। तो मेरी शैली 17 से 18 साल की उम्र में माँ बन गई थी। हाँ, वो अलग बात है कि उनका पहला बच्चा 2 सप्ताह के बाद ही मर गया, पर उनका विवाह पारसी शैली से हुआ था, जो पहले से ही विवाहित थे और उनसे काफी बड़े थे। और इसी बात से नाराज होकर उनके पिता गोडविन अपनी बेटी क्लेवर को लेकर उनसे दूर चले गए थे। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। एक दिन विक्टर अपनी मोम के साथ ताश खेल रहा होता है। दोनों काफी खुश होते हैं, पर अचानक उसकी मोम को समय से पहले लेबर पेन चालू हो जाता है। उसका प्रख्यात सर्जन पिता उसके भाई को तो बचा लेता है, पर उसकी मोम को नहीं। क्लेयर बच्चा पैदा करने के बाद मर जाती है, ठीक वैसे ही जैसे मेरी शैली के जन्म के 11 दिन बाद उसकी मोम इन्फेक्शन से मर जाती है। खैर, विक्टर का पिता विलियम को सब कुछ देता है, अपना टाइम, प्यार, दुलार, सब कुछ। और विक्टर को मिलती है तन्हाई, यहाँ अकेलापन, एकांतवास, क्योंकि मौत ने उससे उसकी मोम छीन ली। गौर करने वाली बात यह है कि मेरी शैली के पिताजी का नाम विलियम गोडविन था। तो कुछ समझे? खैर, विक्टर फादर से पूछता है, फादर, आप तो प्रख्यात सर्जन और विद्वान हो, तो आप मेरी मोम को क्यों नहीं बचा पाए? फादर, विक्टर, मैंने पूरी कोशिश की, मैं जो कर सकता था मैंने किया, पर आज तक मौत को कोई भी नहीं जीत पाया। तभी विक्टर, I will conquer it. पर कैसे? ये चीज जिंदा है, वो जहाज की तरफ आ रही है। खैर, विक्टर अब बड़ा हो चुका है। वो रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल के सामने अपना प्रयोग प्रदर्शन कर रहा है। विक्टर ने अलग अलग मृत इंसानों के मानव अंगों को लेकर एक आधा अधूरा मानव बनाया है, जिसमें वो जान पैदा करने वाला है। पर कैसे? देखो, ये लंबी सी गोलाकार वाली चीज एक बैटरी है, जिसे विक्टर यहाँ लगाता है। ऐसे ही उसके पास एक और बैटरी है, जिसकी प्रेरणा मूवी निर्माताओं ने आई थिंक यहाँ से ली है, देख सकते हो। खैर, विक्टर वो दूसरी बैटरी यहाँ लगाता है, जिससे उसकी साइड में रखी मोटर जो कि चालू है, वो इन बैटरियों को चार्ज करने लगती है। और गैस वोट, उस आधे अधूरे मृत मानव में जीवन आ जाता है। पर सवाल है कैसे? कैसे? सुनो, ये जो वायर जैसी लंबी चीजें आप देक रहे हो, जो कि 6 है, वो इन दोनों
बैटरियों से जुड़े हुए हैं। ठीक है अब मोटर के थ्रू ये बैटरियां चार्ज हो रही है ठीक है, समझ गया। और बैटरियां इन वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट या एक तरह की ऊर्जा इस आधे अधूरे मृत मानव शरीर में भेजती है, जिससे इस आधे अधूरे मृत मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्व सिस्टम चालू हो जाता है। और एक बार नर्व सिस्टम यानी कि दिमाग चालू हो गया तो मानव जिंदा हो जाता है। और इसी तरह का एक प्रयोग वास्तविक जीवन में इन्होंने किया था मेंढक के ऊपर। दोस्तों, आपको नहीं पता कि मेंढकों ने मानव के विकास में कितना बड़ा योगदान दिया है। तो अगर आपको मेंढक कहीं भी दिखे तो उसे झुककर प्रणाम करें। खैर, यह प्रयोग इन जजों को पसंद नहीं आता क्योंकि ये प्रयोग नैतिकता और मानवता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते और धार्मिक दृष्टि से अनहोनी है। इसीलिए विक्टर को इस इंस्टीट्यूट से बाहर कर दिया जाता है। पर यह प्रयोग हेनरी को काफी पसंद आता है। अब सुनो, हेनरी की भतीजी एलिजाबेथ विलियम की मंगेतर है और विलियम विक्टर का भाई है, तो इस तरह ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। खैर, हेनरी को विक्टर का काम काफी पसंद आया, इतना आया कि उसे प्रोमेथियस कहकर बुलाता है। Can you contain your fire, Prometheus? प्रोमेथियस उस देवता को कहा जाता है जो जीवन उत्पन्न कर सकता है और इनके इधर कहा जाता है कि मानव जाति का निर्माण प्रोमेथियस ने किया। तो क्या विक्टर भगवान बनने की कोशिश कर रहा है? It was. खैर, हेनरी काफी अमीर व्यक्ति है और वो विक्टर के साथ जीवन उत्पत्ति वाले प्रयोग पर काम करना चाहता है। फिर ये लोग एवलिन टेबल्स की बात करते हैं। Are you familiar with the Evelyn tables? एवलिन टेबल्स लकड़ियों की टेबल पर बनाई गई शारीरिक बनावट है जिन्हें मानव नमूनों से काट कर टेबल पर चिपकाया जाता है। फिर उन्हें समतल किया जाता है और एक बार समतल हो जाने के बाद उस पर वार्निश की जाती है या वार्निश का लेप लगाकर उन्हें उकेरा जाता है। इनका यूज शारीरिक संरचनाओं को समझने के लिए किया जाता है। अभी तक 4 एवलिन टेबल्स हैं, पर यहाँ पर हेनरिक 5वीं एवलिन टेबल की बात करता है जो बनाई तो गई थी पर उसके बारे में किसी को नहीं पता, पर इस चोमू को पता है। और यही क्रिएटिविटी लाइबिलिटीज है जो कि ये रही। इस टेबल पर लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लसिका तंत्र उकेरा गया है। यहाँ हेनरिक बताता है कि दिल के चारों तरफ एक ऐसी संरचना है जो न केवल ऊर्जा को वितरित यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है बल्कि वो ऊर्जा को स्टोर भी कर सकती है और उसी के साथ रीजनरेट भी। हेनरिक उसका नाम द 9th कॉन्फ़िगरेशन बताता है। विक्टर ये सुनकर भौचक्का रह जाता है। मतलब अगर इन दोनों ने उस प्लेस को अनब्लॉक कर लिया तो लाइफ अनंत बन जाएगी। पर कैसे? द 9th कॉन्फ़िगरेशन न केवल पूरे शरीर में ऊर्जा को फैलाएगा बल्कि वो ऊर्जा को रीजनरेट भी करेगा और साथ में स्टोर भी, जिससे शरीर को ऊर्जा की कभी कमी नहीं होगी और लाइफ इटर्नल बन जाएगी। क्यों हिला डाला ना? विक्टर, वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें क्या चाहिए? हेनरिक, बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी कि मैं तुम्हारी रिसर्च का हिस्सा बनूं ताकि इतिहास मुझे याद रखे। बदले में मैं तुम्हें असीमित संसाधन दूंगा, जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। बेसिकली वो उसकी रिसर्च को फाइनेंस करेगा और विक्टर तैयार हो जाता है। इसके बाद वो अपने भाई विलियम से मिलता है। सुनो, विक्टर अपने भाई के मंगेतर को देखकर हैरान रह जाता है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी है। शायद एलिजाबेथ विक्टर को पहली नजर में पसंद आ गई थी। और इंटरेस्टिंग बात, मैरी शैली की ननंद का नाम एलिजाबेथ था। पर्सी शैली की एलिजाबेथ नाम की एक बहन थी। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। फिर हमें वो जगह दिखाई जाती है जिसे विक्टर अपनी प्रयोगशाला बनाने वाला है। मैं भी एक कैसल फ्रैंकेनस्टाइन कैसल से इंस्पायर हूँ जो कि इनसे संबंधित था और विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का आधा जीवन इनसे ही प्रभावित है। खैर, वैसे प्रयोगशाला काफी सुंदर है। विक्टर अपनी प्रयोग सामग्री विलियम और हेनरी को बताता है, जरा सुनना। उसे एक होल्डिंग सेल चाहिए यानी कि एक तरह का लॉक रूम जहाँ वो रह सके, ठीक है। फिर लैब के पास एक आइस चेम्बर, आपको उसे तो जरूरी है। इसके अलावा स्टीम इंजन को चलाने के लिए बहुत सारा फ्यूल, ओके। फिर 4 हाई वोल्टेज वाली वोल्टाइक बैटरियां पॉजिटिव और नेगेटिव ध्रुवीयता के साथ, अंडरस्टूड। और प्योर सिल्वर का लाइटनिंग रोड सिस्टम जो ऊपर से नीचे तक विद्युत को पहुंचा सके, ओके। हेनरिक, सारी डिमांड से पूरी की जाएगी। फिर विक्टर इसके बाद श्रेष्ठ मानव अंगों की खोज में लग जाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से होती है। गली गली में फिरता है,
धीरे धीरे इनके बीच की दूरियां मिटने लगती है और नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। विक्टर का एलिजा के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। ये दोनों साथ में डांस भी करते हैं। इधर विलियम बेचारा इन सब से बेखबर अपना काम कर रहा है। वो अपने भाई की प्रयोग सामग्रियां बनवा रहा है और उसका भाई उसकी होने वाली वाइफ को घुमा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं क्राइम पेट्रोल की कहानी पढ़ रहा हूँ। खैर, एक फन फैक्ट बताता हूँ। इस मूवी में एलिजाबेथ ने ही क्लेवर यानी कि विक्टर की मोम का रोल किया है। क्या बात कर रहे हैं? अब वो विक्टर की होने वाली बहू का रोल कर रही है या उसके छोटे भाई की होने वाली वाइफ का। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? खैर छोड़ो, ये जो टेबल देख रहे हो ना, जिसके ऊपर लस्सी का तंत्र उकेरा गया है, वो पूरा का पूरा प्योर सिल्वर का बना है ताकि विद्युत प्रवाह अच्छे से हो सके। इधर विक्टर लस्सी का तंत्र के द 9th कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, पर सफलता हाथ नहीं लग रही। फिर एक चलती पार्टी में विक्टर एलिजा को कुछ इस तरह से छूता है और ये चीज हेनरिक देख लेता है। ज्यादा मत सोचो, वो कुछ भी नहीं करता, बल्कि वो इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। देखना तुम आगे। चलो और सुनो। एक रात की बात है कि एलिजा विक्टर से मिलने आती है। कंट्रोल। यहाँ पर विक्टर एलिजा को अपनी फीलिंग से बताता है कि उसके लिए क्या फील करता है। भाई सीधे सीधे बोल देना कि तू उसके साथ सोना चाहता है, बट एलिजा उसके साथ सोने नहीं बल्कि सब कुछ खत्म करने आई है। वो उसका उपहार उसे लौटा कर वहाँ से लिटरली भाग जाती है। तो फिर ये सब बकचोदी क्यों की उसके साथ? मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। तो विक्टर इस सदमे से थोड़ी देर के लिए उदास बन जाता है एंड तभी उसे लसी का तंत्र ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसे द 9th कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेस पॉइंट मिल जाता है जो लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर होता है, जैसे कि यहाँ गर्दन के आसपास। इस प्लेस पर एनर्जी देने से मरी हुई लाश जिंदा हो गई। विक्टर इस प्लेस को सिमेट्री के बुलाता है। यानी कि विक्टर ने ये तो पता कर लिया है कि द 9th कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेस पॉइंट क्या है, पर समस्या यह है कि द 9th कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से कितनी एनर्जी पर एक्सेस होता है। क्योंकि ये एक बार एक्सेस हो गया तो फिर इसे एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये साथ में रीजनरेट भी करेगा और स्टोर भी, और इस तरह इसके जरिए लाइफ अनंत बन जाएगी। आप देखना यह है कि विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन द 9th कॉन्फ़िगरेशन को कितनी एनर्जी देकर पूरी तरह से एक्सेस करता है। खैर, अब ब्रायन विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का दूसरा मुख्य कार्य चालू होता है, मरे हुए मनुष्यों के अंगों से एक मानव शरीर का निर्माण करना। और वो इसके लिए हेनरिक के साथ बैटलफील्ड पर जाता है और वहाँ से अपने सब्जेक्ट के लिए सामग्रियाँ इकट्ठी करने लगता है। जब उसके शरीर निर्माण सामग्री पूर्ण हो जाती है, वैसे आइस चेम्बर है, तब वो शरीर निर्माण कार्य में लग जाता है। ये सीन देखने में मजा आता है और बीच बीच में ऐसा हेनरिक उस सब्जेक्ट की फोटोज भी क्लिक करता रहता है। फ्रैंकेनस्टाइन भैंचो। फाइनली विक्टर के अथक परिश्रम से सब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाता है, जो सामान्य मनुष्य से काफी बड़ा है। ये जो है ना, इसे सिल्वर लाइटनिंग सिस्टम कहते हैं, जो लाइट यानी कि विद्युत को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जैसे एलिजा विक्टर को आकर्षित करती है। और तभी मौसम बिगड़ने लगता है और आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है। ये देखकर जल्दी से विक्टर स्टीम इंजन चालू करता है, जो हाई पावर की वोल्टाइक बैटरियों को चार्ज करने लगता है। फिर विक्टर सब्जेक्ट को इस लंबवत पोजीशन में लाता है। नाउ यहाँ देखो, सब्जेक्ट की बैटरी इतनी भरी हुई है। जब इसकी बैटरी यानी कि बिंदिया पूरी तरह से भर जाएगी, तब सब्जेक्ट में जान आ जाएगी। विक्टर तो यही सोच रहा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। खैर, वो हेनरिक को ढूंढने लगता है। नाउ हमें अब हेनरिक का रियल मोटिव पता चलता है। वो किसी सिप्लिस नाम की बीमारी से जूझ रहा है, जिससे उसके ऑर्गन गल रहे हैं। वो कहता है, मेरे प्रोमेथियस, तुम अपने एडम में जीवन उत्पन्न करने वाले हो, तो मेरा एक अनुरोध सुनो। मेरा मस्तिष्क अपने एडम में डाल दो ताकि मैं अनंत जीवन जी सकूं। पर विक्टर नो 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 करके मना कर देता है। वो तर्क देता है, तुम्हारा ब्रेन उस बीमारी से संक्रमित हो चुका है, अब कुछ नहीं
नहीं हो सकता और विक्टर अपने काम पर चला जाता है। विक्टर एक सिल्वर की लाइटनिंग रोड लेकर कैसल के टावर पर चढ़ता है और उसे वहाँ लगा देता है और फिर नीचे आ जाता है। तब तक वहाँ हेनरिक भी आ जाता है। यहाँ पर हेनरिक विक्टर को एलिजाबेथ का लालच देता है। वो कहता है मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा, पर फिर भी विक्टर उसकी बात नहीं मानता। काम से कोई समझौता नहीं। तो हेनरिक गुस्से में आकर बोलता है अगर मैं मरूंगा तो मैं ईगल बनूंगा जो तुम्हारे कलेजे को दावत बनाएगी। एक्चुअली यही सजा जीएस ने प्रोमेथियस को दी थी स्वर्ग से अग्नि चुराने पर। खैर तभी लाइटनिंग रोड को लेकर इन दोनों के बीच में खिंचातानी चालू हो जाती है और इसी चक्कर में सबसे पहले लाइटनिंग रोड यहाँ से गिरती है और उसके बाद हेनरिक RIP। पर विक्टर अपना काम जारी रखता है। महान व्यक्ति दुख में दुखी नहीं होते, वो अपना कर्म करते हैं। विक्टर वो गिरी हुई लाइटनिंग रोड यहाँ लगाता है। दोबारा क्यों लगा रहा है, पहले भी लगा चुका है ना। छोड़ो, जीवन उत्पत्ति प्रक्रिया चालू होती है। टावर वाली रोड बिजली को अपनी ओर खींचती है और ये वाली रोड बिजली को विषय तक पहुंचाती है, जिससे विषय में लगा हुआ सिल्वर लाइटनिंग सिस्टम विद्युत को अपनी ओर खींचने लगता है और विषय की पूरी बिंदियां भर जाती है। क्या लगता है सब्जेक्ट में जीवन डल गया? विक्टर को ऐसा नहीं लगता। उसका विषय कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। खैर वो थक हार कर और निराश होकर सो जाता है। लेकिन जब वो जागता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि उसका सब्जेक्ट उसके सामने खड़ा होता है। वाओ, अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर विक्टर दो भाव प्रकट करता है, एक डर का और एक प्रसन्नता का। डर उसे अपने ही क्रिएशन से लग रहा है और प्रसन्नता इस बात की कि उसने एक नए जीवन को जन्म दिया। पर विक्टर के डर का आलम यह है कि वो अपनी रचना को बांध कर रखता है। उसे इस बात की खुशी है कि उसने मौत को हरा दिया, पर इसके लिए उसने जो नया जीवन बनाया यानी कि उसकी क्रिएशन, वो उसे पसंद नहीं है। The achievement felt unnatural. और इस बात का सबूत यह है कि वो अपनी क्रिएशन का कोई नाम नहीं रखता, पर हम उसे एडम कहेंगे, क्योंकि प्रोमेथियस ने जो पहला मर्द बनाया था उसका नाम उसने एडम रखा था और मेरी सहेली भी उसे एडम कहकर ही संबोधित करती थी। खैर कई हफ्ते गुजर जाते हैं पर एडम विक्टर शब्द के अलावा कुछ नहीं सीख पाता। ये सीन देखो जो शायद यहाँ से इंस्पायर है, जहाँ एडम विक्टर पर हल्का फुल्का गुस्सा करता है पर विक्टर उसे शांत कर लेता है। थोड़ा देर के लिए वहाँ पे गोटी मुंह में था। फिर एक दिन एलिजाबेथ विलियम के साथ अपने अंकल हेनरिक से मिलने आती है। विक्टर दुखी मन के साथ उनका वेलकम करता है। विक्टर यहाँ कहता है हेनरिक तो यहाँ कई दिनों से नहीं आया। विलियम तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी रिसर्च दिखाता हूँ। और विलियम चला जाता है। तभी एलिजा कुछ सुनकर एडम की तरफ आती है। वो एडम को देखती है, एडम भी उसे देखता है। एलिजाबेथ थोड़ी देर के लिए असहज होती है पर इसके बाद नहीं। वो एडम के पास जाती है और एडम उसे देखने लगता है। क्योंकि एडम ने पहली बार किसी महिला को देखा तो उसकी ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। पर एलिजा को ना तो एडम को देखकर डर लगता है और ना ही उसे विक्टर की तरह एडम से घिन आती है, बल्कि एलिजा का पहली बार किसी के लिए दिल धड़का, जो कि मुझे सुनाई दिया, बाकी किसी को नहीं। खैर एलिजा विक्टर से एडम के बारे में पूछती है। विक्टर उसे अपनी क्रिएशन बताता है जिससे वो डरता है। खैर यहाँ देखो विलियम भी उससे डर रहा है। वो एलिजा के पीछे छिप रहा है पर एलिजा नहीं। एडम एलिजा को उसके ग्लव्स देता है। रात के सीन में एलिजा फिर से एडम से मिलने आती है। चिंता मत करो, वो रिश्ता खत्म करने नहीं आई। जिस तरह एक बच्चे की मासूमियत हमें उसकी ओर खींचती है, ठीक उसी तरह एडम की मासूमियत एलिजा को उसकी ओर खींच रही है। यहाँ पर एडम उसे एक लीफ यानी कि पत्ती उपहार के तौर पर देता है। यहाँ एलिजा जितने प्यार से एडम से अपना नाम बुलवाने की कोशिश करती है, एक बार के लिए गूंगा भी उसे बोलने की कोशिश करे, एलिजाबेथ, पर एडम नहीं बोल पाता और एलिजाबेथ वहां से चली जाती है। लेकिन एलिजाबेथ के जाने के बाद एडम उसका नाम बोलता है। बाहर एलिजाबेथ को विक्टर मिलता है। विक्टर एडम को मूर्ख समझता है पर एलिजा एडम को इंटेलिजेंट समझती है, क्योंकि उसने एडम की आंखों में दर्द देखा है और एलिजा के अनुसार दर्द इंटेलिजेंट की पहली निशानी है।
what is pain if not evidence of intelligence? यहाँ तक कि एलिजा एडम को सभी मनुष्यों की तुलना में अधिक प्योर और पवित्र मानती है। Purer than that of the common man. ये बात विक्टर को चुभ जाती है भाई, क्योंकि आपकी मन पसंदीदा लड़की किसी और मर्द की तारीफ आपके सामने करे और आपको गुस्सा ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विक्टर एडम के पास आता है। नाउ यहाँ विक्टर अपने बाप की तरह स्ट्रिक्ट बनकर एडम से सवाल जवाब करने लगता है। जब एडम का जवाब नहीं आता तो विक्टर उसे मारता है और पहली बार एडम यहाँ बहुत सारा गुस्सा करता है, जिसे विक्टर की लिटरली फटकर 12 हो जाती है। खैर विक्टर विलियम को हेनरी की बॉडी दिखाता है जो आइस चेम्बर में रखी थी, और विक्टर इसका ब्लेम एडम पर डाल देता है कि भाई एडम ने हेनरी को मारा। चल झूठे, तब तक तो पैदा भी नहीं हुआ था। विक्टर विलियम से कहता है, भाई तुम एलिजा को लेकर यहाँ से चले जाओ ताकि मैं उस क्रीचर को मार सकूं। और विलियम ऐसा ही करता है, वो एलिजा को लेकर चला जाता है। फिर विक्टर स्टीम इंजन का ईंधन केसल में चारों तरफ छिड़कने लगता है। एलिजा विलियम से कहती है, टांगा घुमाओ, मुझे पता है उसे मारने वाला है। विक्टर एडम के पास आता है। वो कहता है, चलो एक नया शब्द बोलो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और गेस व्हाट, एडम बोलता है वो एलिजाबेथ का नाम लेता है। पर विक्टर अपनी ईगो के चलते केसल में आग लगा देता है और वो केसल से बाहर आ जाता है। जब उसे एडम की चीखें परेशान करने लगती है, दुख दर्द पीड़ा देने लगती है, तब वो उसे बचाने आता है। लेकिन जैसे ही वो डोर खोलता है तब एक जोरदार धमाका होता है, जिससे विक्टर दूर हवा में गिरता है और उसका पैर टूट जाता है। अच्छा, तो ऐसा इसका पैर टूटा था। बुरा काम का बुरा नतीजा। केसल में एक भयानक विस्फोट होता है और तब तक एलिजा भी आ जाती है। इन तीनों को लगता है कि एडम मर चुका है। विक्टर अपना फ्लैशबैक खत्म करता है। तभी एंडरसन, लगता है मुझे अपने आदमियों के पास जाना होगा। Kill us both. Confirm your maker's tale. और यहाँ पर एडम अपनी कहानी सुनाता है। अब हम एडम का फ्लैशबैक देखेंगे। एडम खुद को केसल की आग से बचा लेता है। वो सीवेज टनल के थ्रू नदी में कूद जाता है। I am under the water. Please help me. Here too much raining. वो होश में आकर इस अनजान दुनिया के जंगल में घूमने लगता है और उसे देखने लगता है। वो कोट भी पहन लेता है क्योंकि उसे ठंडी लग रही है। और तभी उसकी मुलाकात एक हिरण से होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एडम शाकाहारी है, वो बेर खाता है। मैरी सेली ने प्रोमेथियस को जीएस के द्वारा जो सजा दी गई थी कि उसका हर दिन कलेजा एक ईगल खाएगी, उसे सही बताया है, क्योंकि प्रोमेथियस के द्वारा इंसानों को चुराई हुई आग देने से उन्हें मांस को सेक कर खाने की बुरी आदत लग गई थी। और मैरी सेली खुद भी एक शाकाहारी थी। खैर तभी एक गोली आकर हिरण को लगती है और वही शिकारी एडम को भी गोली मारता है। पर क्यों? जो कि उसे लगती भी है। पर एडम वहाँ से भाग जाता है और वो फील करता है कि उसका घाव मन से ही ठीक हो गया, यानी कि द नाइन्थ कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से एक्सेस हो चुका है। वो घूमते फिरते घर के पास आता है और वहीं छिप जाता है। हमें बाद में पता चलता है कि ये घर उन्हीं शिकारियों का है जिसमें एक पूरा परिवार रहता है। एडम उन्हें देखता है और उनसे सीखता है। मुझे इस ओल्ड ब्लाइंड मैन का गेटअप हजरत मूसा अली सलमान की याद दिलाता है, जिन्होंने समुद्र को 2 भागों में अलग करके रास्ता बनाया था। खैर वो ब्लाइंड ओल्ड मैन अपनी पोती अना मारिया को पढ़ना और बोलना सिखाता है प्यार से, और एडम उन्हें देखता है और उनसे सीखता है एकलव्य की तरह। उसे यहाँ रहते रहते तकरीबन 1 साल हो जाता है। अब उस परिवार के लिए कुछ करना चाहता है क्योंकि एडम उनसे अपना जुड़ाव फील करता है। तो एडम बहुत सारी लकड़ियां बीनकर उनके लिए लाता है। ब्लाइंड ओल्ड मैन कहता है ये काम द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट का है। जिस तरह लोग द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट को थैंक्स से बोलते हैं, एडम भी खुद को बोलता है। एडम अक्सर उनके लिए कुछ न कुछ करता रहता है और बदले में वो लोग उसे द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट मानकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कुछ सामान कृतज्ञता के तौर पर घर की चौखट पर रख देते हैं, जिन्हें एडम अक्सर ले लेता है। एक दिन अचानक वुल्फ शिकारियों की भेड़ पर हमला कर देते हैं। एडम यहाँ से यह विचार उत्पन्न करता है, हिंसा प्रकृति का एक अनकहा नियम है
वो आपको इसलिए मारेंगे कि आप ऐसे क्यों हो। इंसान हिरण को मारता है, वो उससे नफरत नहीं करता पर मारता है। उल्फ भेड़ को मारता है, पर उल्फ भेड़ से नफरत नहीं करता पर वो मारता है। और यही नियम एडम पर भी लागू होता है। सामान्य इंसान उसे देखकर डरता है और डर के मारे उस पर हमला करता है। खैर, सर्दियों का मौसम लौट आता है। अल्मा और अन्ना मारिया शहर जाने वाले हैं तथा बाकी के 3 मर्द पहाड़ों की ओर कूच करते हैं ताकि भेड़ियों को मार सके, क्योंकि वो भेड़िए हैं। नाउ ब्लाइंड ओल्ड मैन अब अकेला होता है। वो एडम को द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट कहकर बुलाता है। एडम आता है। ये सीन मेरी शैली के बारे में है। मेरी शैली कहती है, फ्रैंकस्टाइन मेरा बचपन से निकलकर जवानी में पहला कदम था। खैर, ओल्ड मैन उसे अच्छे से ट्रीट करता है, यहाँ तक कि वो उसे अपना फ्रेंड कहकर बुलाता है। ओल्ड मैन उससे अपनी सारी नॉलेज शेयर करता है और यहीं पर एडम अपनी पहली कहानी एडम और ईव के बारे में पढ़ता है, जिससे उसके अंदर एक साथी पाने की कामना पैदा होती है। ये वाला सीन देखो, मैंने कहा था ना ओल्ड मैन का गेटअप हजरत मूसा अली सलमान से इंस्पायर है। यहाँ ऐसी फीलिंग्स आती कि समुद्र 200 में अलग हो गया और एक रास्ता बन गया और ओल्ड मैन वो रास्ता एडम को दिखा रहा है। खैर, ओल्ड मैन एडम को एक बुक निकालने को कहता है जिसका नाम पैराडाइज लॉस्ट है। लेखक मिल्टन है, जिसमें मनुष्य ईश्वर से कुछ प्रश्न पूछता है। ऑफकोर्स एडम को भी जानना है कि वो कौन है और उसे क्यों बनाया गया। एडम कैसल के पास आता है। उसे वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स और नोट्स मिलते हैं और उसके चेहरे की एक फोटो भी मिलती है। कहा जाता है कि सच हमेशा कड़वा होता है और वही कड़वाहट एडम फील कर रहा है। तभी उसे एक पत्र मिलता है जिसमें विक्टर फ्रैंकस्टाइन का नाम और पता लिखा होता है। वो ओल्ड मैन के पास आता है। वो देखता है भेड़ियों ने ओल्ड मैन पर हमला कर दिया है। एडम उसे बचाने आता है। यहाँ एडम और भेड़ियों के बीच में एक अच्छी खासी फाइट होती है और ये पहली बार होता है कि एडम किसी प्राणी को मारता है, क्योंकि प्रकृति का एक अनटोल्ड नियम है हिंसा, और एडम भी इससे अछूता नहीं है। खैर, उल्फ वहाँ से भाग जाते हैं। ओल्ड मैन जिंदा होता है। एडम उसे बताता है कि वो क्या है। वो लाशों के मलबों और ढेरों से बनाया गया एक प्रायोगिक इंसान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पर फिर भी ओल्ड मैन उसे अपना फ्रेंड बताता है और अपने प्राण त्याग देता है। तभी वहाँ शिकारी भी आ जाते हैं। उन्हें लगता है इस चीज ने फादर को मार दिया। ये उस पर गोली चलाता है और ये कोयता से एडम पर हमला करता है, तो एडम उसे बहुत ही बुरी तरीके से किल कर देता है। यहाँ उसने पहली बार किसी इंसान को मारा। खैर, एडम वहाँ से जाने लगता है। तभी ये दोनों शिकारी आकर एडम को एक एक गोली मारते हैं। इनको लगता है वो मर गया, लेकिन रात में एडम फिर से जिंदा हो जाता है। वो फिर से अकेला एकांत हो गया। वो मर नहीं सकता और ना ही मौत उसे हरा सकती है। एडम यहीं पर सोचता है कि मैं अपने क्रिएटर से एक साथी की मांग करूंगा ताकि मैं अपना जीवन जी सकूं, और बात सही भी है। ओ विक्टर, क्या किया तुमने। वो अपना नकली पैर लगाता है। आज विलियम की शादी है। एडम आ चुका है। वो चुपके से देख रहा है। विक्टर एलिजाबेथ के पास आता है। वो फिर से अपनी वही पुरानी फीलिंग्स एलिजाबेथ को बताने लगता है, पर इस बार एलिजाबेथ उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे वहाँ से जाने को बोलती है। अगर ये पहले कर देती ना तो आज उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। एलिजा अभी भी एडम को याद करती है। ये पत्ती उसका सबूत है। खैर, विक्टर अपने रूम में आता है और यहाँ पर एक मैच्योर एडम और इगोस्टिक विक्टर की मुलाकात होती है। यहाँ एडम बड़े ही प्रेम सद्भाव में अपने नए साथी की डिमांड रखता है। विक्टर उतनी ही क्रूरता के साथ उसकी डिमांड रिजेक्ट कर देता है। एडम कहता है, मैं मर नहीं सकता और ना ही ऐसा अकेला जी सकता हूँ, पर विक्टर नहीं मानता और यहाँ पर विक्टर उसे मॉन्स्टर, शैतान जैसे शब्दों से संबोधित करता है। एडम एक बात बोलता है, अगर मैं तुम्हें इतना ही नापसंद था तो मुझे बनाया क्यों, और विक्टर की पिटाई चालू कर देता है। एलिजाबेथ उनकी आवाजें सुन लेती है और विलियम भी। एलिजा विक्टर के रूम में आती है। एडम को देखकर उसकी खुशी समाये नहीं समझती। उसे गले लगाती है, पर तभी विक्टर बंदूक लेकर एडम को मारने लगता है, पर बीच में एलिजा आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। तभी विलियम और बाकी के लोग भी आ जाते हैं। यहाँ विलियम एडम के हाथों गलती से घायल हो जाता है। एलिजा एडम को उसे यहाँ से ले जाने को बोलती है और एडम ऐसा ही करता है। वो एलिजा को वहाँ से ले जाने लगता है। इधर विलियम विक्टर से अपने आखिरी शब्द बोलता है, यू आर अ डेविल। You are the monster.
अब यहाँ विक्टर डिसाइड करता है कि मैं एडम को जान से मार दूंगा। फिर से मौत के पीछे लग गया। एडम एलिजा को लेकर एक केव के पास आता है और फाइनली एलिजाबेथ यहाँ एक्सेप्ट करती है कि उसे प्यार था। हाँ, तरीका बड़ा ही आध्यात्मिक था, पर उसका एक ही मतलब था, हाँ मुझे तुमसे प्यार था। और फिर एलिजाबेथ मर जाती है। विक्टर निशानों का पीछा करके क्यों में आता है। और मेरे दोस्तों, यहाँ इन दोनों के बीच एक अनकही डील होती है। एडम विक्टर को नहीं मारेगा, लेकिन वो उसे दुख दर्द पीड़ा देगा तब तक जब तक कि वो विनम्र नहीं बन जाता। और विक्टर एडम को मारने की हर एक मुमकिन कोशिश करेगा क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया। वैसे विक्टर भी मरना चाहता है और एडम भी, पर विक्टर सोचता है मैं पहले एडम को मारूंगा, और एडम सोचता है कि विक्टर किसी भी तरीके से उसे मार दे क्योंकि वो अकेला जीना नहीं चाहता। कई साल बीत जाते हैं और ये डील चलती रहती है। विक्टर यहाँ से डायनामाइट खरीदता है और फिर वो दृश्य आ जाता है जो सब कुछ जोड़ने वाला था। विक्टर अपने कुत्तों के साथ है और तभी उसे एडम दिखता है। विक्टर जल्दी से अपने टेंट में आकर एडम का इंतजार करने लगता है और वो आता है। विक्टर उस पर गोली चलाता है जो एडम की हथेली पर लगती है। विक्टर जल्दी से डायनामाइट ढूंढने लगता है, पर तभी एडम उसे पकड़ लेता है और घसीटने लगता है। ओ, इस तरह से टेंट में आग लगी थी। खैर, एडम विक्टर को घसीट कर यहाँ लाता है और उसे दर्द देता है, पीड़ा देता है। एडम, तुम्हें लगता है ये मुझे मार सकता है? चलो देखते हैं। अगर इसने मुझे नहीं मारा तो मैं फिर से तुम्हारे पीछे आऊंगा। विक्टर से डायनामाइट जलाने को कहता है और विक्टर ऐसा करता है। एडम, रन! विक्टर भागता है। एडम डायनामाइट को अपनी छाती के पास लाता है। एडम का स्वैग इस सीन को बहुत अच्छा बना देता है। तब एक जोरदार धमाका होता है। टूटा फूटा विक्टर यहाँ गिरता है, पर एडम जिंदा होता है। उसे जो भी चोटें खरोंचे आती है वो मन से ही ठीक होने लगती है। एडम ने मौत की कामना की थी, पर मौत नहीं आई और इसी गुस्से में वो चिल्लाता है जिन्हें ये लोग सुन लेते हैं। इंसान अक्सर एक बात बोलता है, मौत वफादार होती है पर जिंदगी धोखेबाज। पर यही बात एडम के संदर्भ में बिल्कुल विपरीत है। वो मरना चाहता है पर उसे मौत नहीं आती, और अब हम वर्तमान में आ जाते हैं। तुम बताओ, इन दोनों में सही कौन, गलत कौन? हाँ, वो टेंट के पास जो खून था वो एडम का था। चोट लगती है, खून बहता है, दर्द होता है, फिर ठीक होता है, पर एक कभी खत्म नहीं होता। यही एडम की जिंदगी है। और फाइनली विक्टर एडम से सॉरी बोलता है। उससे अपनी हर चीज के लिए माफी मांगता है। उसे पहली बार बेटा कहकर बुलाता है और उसके सिर पर हाथ रखता है। आखिरकार विक्टर विनम्र बनी गया। विक्टर एडम से करुणा भाव में कहता है, मेरा नाम लो जैसे तुमने पहली बार लिया था। और एडम लेता है। विक्टर ये सुनकर अपने प्राण त्याग देता है। एडम उसके सिर को चूमता है और उसे पहली बार फादर के संबोधित करता है। एडम भी अपनी गलतियों पर दुख जताता है। खैर, एंडरसन उसे जहाज से सम्मान पूर्वक बाहर जाने देता है और सभी लोग उसे एक अचंभे की तरह देखने लगते हैं। एडम जाते वक्त एंडरसन को देखता है और एंडरसन हाँ में सिर हिलाता है। अब तुम यहाँ एडम की ताकत देखो। वो इस जहाज को जो बर्फ की जंजीरों से जकड़ा है, एडम उसे धक्काकर समुद्र की ओर ले जाता है और पानी में छोड़ देता है। एंडरसन जूनियर कप्तान से कहता है, जश्न की तैयारी करो, हम घर जा रहे हैं। और एडम उत्तरी ध्रुव की ओर। ऐसा लगता है उसे कुछ मिला है, शायद एक नया रास्ता। तो ये थी कहानी। अब बात करते रियल विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की। वो कैसा था? विक्टर अपनी मॉम की मृत्यु के बाद मौत को जीतने का प्रयास आरंभ करता है और आखिरकार वो मौत को हराकर एडम को जीवन दे देता है। लेकिन वो गैर जिम्मेदार था। उसे ये पता ही नहीं था कि उसने जो जीवन बनाया है उसके प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी है। वो हमेशा एडम से दूर भागता रहा, उससे नफरत की, यहाँ तक कि उसने एडम को कोई नाम तक नहीं दिया, बल्कि विक्टर उसे इन नामों से पुकारता था। उसे केवल एक नया जीवन उत्पन्न कर मौत को हराना था। ये जब कर लेता है तो उसका जीवन बेमतलब सा बन जाता है और इसी चक्कर में वो एलिजाबेथ से शादी कर लेता है। चलो, कुछ नहीं हो रहा तो शादी कर लेते हैं। मूवी में एलिजाबेथ उसकी भाई की होने वाली वाइफ है, पर रियल लाइफ में एलिजाबेथ उसकी मुंह बोली बहन थी जिससे विक्टर शादी करता है। और तब तक विलियम मर चुका होता है। उसकी मरने की उम्र मात्र 5 साल की होती है। विक्टर को पता था कि अगर उसने एलिजा से शादी की तो एडम यानी कि वो क्रीचर एलिजाबेथ को सुहागरात के दिन मार देगा, पर फिर भी वो करता है और एडम यानी कि वो क्रीचर एलिजाबेथ को मार देता है।
विक्टर अपने ईगो को संतुष्ट देने के लिए कुछ भी कर सकता था। हाँ, विक्टर एक महान साइंटिस्ट था, उसके पास जीवन को सृजन करने की महान नॉलेज थी, पर वो गैर जिम्मेदार था। उसे अपने नैतिक कर्तव्य मालूम नहीं थे, जिसकी वजह से उसे विलियम, एलिजाबेथ, हेनरिक जो रियल में उसका दोस्त था, जस्टिन जो 5 साल की विलियम की आया थी, इन सभी की मौतों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से विक्टर ही जिम्मेदार था। अगर वो अपनी क्रिएशन को सही नॉलेज, सही रास्ता दिखाता, जो अमूमन हर माँ बाप अपने बच्चे को देने की कोशिश करते हैं, तो शायद विक्टर के इतने करीबियों की मृत्यु एडम के हाथों नहीं होती। और आखिर में विक्टर को क्या मिला? केवल और केवल दुख और अकेलापन। और उसकी मौत भी एक अनजान जहाज के एक अनजान कैप्टन रॉबर्ट वॉल्टन के सामने हुई। उसे जीवन भर अपनों का प्यार नसीब नहीं हुआ। हाँ, उसका बचपन माँ के प्यार से भरा था, पर माँ के मरने के बाद मानो उसके जीवन में प्यार का सूखा सा पड़ गया। और जो उसे प्यार करते थे, उन्हें विक्टर की क्रिएशन ने मार दिया। तो कुछ ऐसा था विक्टर रियल लाइफ में, मूवी वाला भी उसके आसपास ही है। और फिर एलिजाबेथ का विक्टर के लिए ये संवाद। Of all the human anatomy, that is the organ furthest from your understanding. सही है। फिर ये फेमस संवाद। Remember, with great power comes great responsibility. हमारे विक्टर के पास ग्रेट पावर तो आ गई थी, पर वो अपनी ग्रेट जिम्मेदारियों से हमेशा भागता रहा, जीवन भर भागता रहा और भागते भागते एक दिन मर गया। तो ये थे द ग्रेट विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, और उनका कोई भी बच्चा नहीं है। अब बात करते द क्रीचर यानी कि एडम की। जब एडम अपने जीवन की शुरुआत में था, तब उसे विक्टर के प्यार की और नॉलेज की सख्त जरूरत थी, पर विक्टर उसे छोड़कर भाग जाता है। फिर इसके बाद एडम दुनिया के जंगल में घूमते घूमते एक घर में छिपकर रहने लगता है और यहीं पर एकलव्य की तरह अपनी नॉलेज और बोलने की कला विकसित करता है। शुरुआत में एडम के मन में विक्टर के लिए कोई दुर्भावना नहीं थी। हाँ, एडम के हाथों गलती से 5 साल की विलियम की हत्या हो जाती है, आप यहाँ पढ़ सकते हो उसके बारे में। पर एडम विक्टर से जब ये बोलता है कि मुझे एक साथी चाहिए ताकि मैं अपना जीवन जी सकूं, तो पहले विक्टर तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो बात नहीं मानेगा तो एडम उसके पूरे परिवार को मार देगा। और इसीलिए विक्टर एडम की दुल्हन बनाता है, पर वो एक काम बीच में ही छोड़ देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि अगर एडम को अपनी साथी मिल गई तो ये मानव जाति के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए विक्टर एक काम बीच में ही छोड़ देता है। और ये बात जब एडम को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो इसी गुस्से में विक्टर के अच्छे दोस्त हेनरिक को मार देता है, और फिर एलिजाबेथ को। इन सभी चीजों से विक्टर के पिता को गहरा सदमा लगता है और वो भी सदमे में निपट जाते हैं। यानी कि बाप मर गया, भाई मर गया, पत्नी मर गई, दोस्त मर गया और माँ तो पहले से मर गई। इसके बाद विक्टर के पास कुछ नहीं बचा और वो एडम को किसी भी हाल में मारने निकल जाता है। या कहिए कि एडम की मृत्यु विक्टर के जीवन का दूसरा मकसद बन जाती है, जो कि कभी पूरा नहीं होता। खैर, जब एडम को पता चलता है कि उसका क्रिएटर मर चुका है तो उसे बहुत दुख होता है, और उसने जो बुरे काम किए, विलियम, हेनरिक और एलिजाबेथ को मारकर, उसका उसे पछतावा होता है। और वही पछतावा उसे उत्तरीय ध्रुव की ओर प्रस्थान करवाता है, जहां वो खुद को एक चिता में जलाकर मारने की कोशिश करेगा। अब तुम डिसाइड करो एडम सही था या गलत। मूवी में एलिजाबेथ के किरदार से 2 महत्वपूर्ण काम कराए गए या कराने की कोशिश की गई। शुरू में मूवी ने एलिजाबेथ को विक्टर के साथ एंगेज करने की कोशिश की या एंगेज किया, ताकि जो रियल के विक्टर और एलिजाबेथ थे थोड़ी बहुत वो वाली फीलिंग दी जाए। अब क्योंकि रियल लाइफ में एलिजाबेथ विक्टर को पूरी तरह से नहीं मिलती, केवल हिस्सों में ही मिलती है, और मूवी में भी ऐसा ही होता है। फिर मूवी ने एलिजाबेथ को एडम के साथ एंगेज किया। एडम को भी रियल लाइफ में एक साथी चाहिए था, और मूवी ने एलिजाबेथ को वही साथी बनाने की कोशिश की, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग भी बिल्ड की गई थी। अब जैसे कि रियल लाइफ में विक्टर एडम के लिए जो ब्राइड बना रहा था, उस काम को बीच में ही रोककर अपने हाथों से उसे नष्ट कर देता है। ठीक उसी तरह मूवी यहाँ विक्टर के हाथों ब्राइट एलिजाबेथ को गोली मरवाती है, जिससे ब्राइट एलिजाबेथ मर जाती है, और फिर एडम भी गुस्से से भर जाता है, फिर वो भी बदला लेता है। मूवी में कहीं कहीं पर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को ब्रायन फ्रैंकेनस्टाइन भी कहा गया है। इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि लॉर्ड ब्रायन वो व्यक्ति है जिन्होंने अप्रत्यक्ष तरीके से मेरी शैली को फ्रैंकेनस्टाइन लिखने के लिए प्रेरित किया था। खैर, अब बात करते हैं भारतीय अश्वत्थामा और एडम के बीच की माइंड ब्लोइंग समानताओं की।
जैसे कि सभी को पता है अश्वत्थामा को कभी न मरने का श्राप मिला है, और वो श्राप दिया किसने है? भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि क्रिएटर है। एडम के साथ भी ऐसा ही है, उसके क्रिएटर विक्टर ने उसे ऐसा ही बनाया है। अश्वत्थामा की ऊंचाई 8 से 10 फीट के आसपास बताई जाती है और एडम की ऊंचाई भी 8 से 9 फीट के आसपास की ही है। अश्वत्थामा का जीवन महाभारत युद्ध के बाद जिस तरह एकांत और अकेलेपन में गुजरा या गुजर रहा है, एडम का जीवन भी अपने क्रिएटर से युद्ध के पश्चात एकांत और अकेलेपन में ही गुजरेगा। दोनों अपने क्रिएटर द्वारा दिए गए वरदानों को, जो एक तरह की सजा है, भुगत रहे हैं। दोनों क्रिएटर दुनिया से जा चुके हैं, वो काल चक्र से नहीं बचे, पर अश्वत्थामा और एडम वो दोनों काल चक्र से परे हैं। अश्वत्थामा और एडम, हम उन दोनों के घाव और पीड़ा देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। अगर मैं एडम को अंग्रेज अश्वत्थामा कहूँ तो सही होगा। खैर, अगर आपको और भी समानता दिखती है तो प्लीज कमेंट करें। अगर मेरा काम पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।